फौज आ गई, आईएसआई का फिर किरदार, फिर बहस क्यों? अब इनकलाब आकर रहेगा, एक तारीख फिर दोहराई जा रही है। मुजाहिरीन कामयाब हो गए, जमाते इस्लामी का मार्च कामयाब। खबरें बहुत सारी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़े बड़े मुजस्मे गिराए जा रहे हैं, वो बुत के जो इतने बड़े हो चुके थे कि शायद जिनकी पूजा करने का भी हुक्म दिया जा रहा था, वो तमाम के तमाम बुत गिराए गए। वो बड़ा मशहूर शेर फैज़ अहमद फैज़ का है कि जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, और फिर जब हम मरदूद हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे, तो क्या वो वक्त मसनद पर बैठने का आ चुका है? अवाम की तमाम आरजुएं पूरी हो चुकी हैं और फौज अब इक़्तिदार में आ चुकी है। ये वो खबरें हैं जो आप गुज़िश्ता सुबह से सुन रहे होंगे और मुसलसल सुन रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ यूँ है कि बांग्लादेश के अंदर मुजाहिरीन की जिद्दोजहद रंग ले आई है, और वो शख्स के जिस पर हसीना वाजिद जैसी आमिर को बहुत ज़्यादा भरोसा था और जिसे चुन कर वो लेकर आई थी, उसने उनका तख्त उलट दिया है। सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया गया और 45 मिनट में हसीना वाजिद से ये कहा गया कि वो ये मुल्क छोड़ दें। हसीना वाजिद के पास कहीं का वीज़ा मौजूद नहीं था, उसे अगर पनाह दी तो उसके सबसे करीबी दोस्त यानी भारत ने दी, और 45 मिनट के अंदर वो हेलीकॉप्टर के अंदर उड़कर मगरबी बंगाल के अंदर जाती है, और यानी कि इंडियन बंगाल के अंदर जाती है। इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि हसीना वाजिद जल्द यहाँ से बरतानिया चली जाएगी और भारत यहाँ से उन्हें क्या बरतानिया जाने देगा या फिर वहीं पर उन्हें पनाह देगा। एक बड़ी गहरी तारीख, और उसके बाद इंडियन मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हसीना वाजिद को हटाने में पाकिस्तान का किरदार है। ये वो मनफी प्रोपेगेंडा है कि जो वहां पर किया जा रहा है, और दर हकीकत अवामी तहरीक को यानी कि अवाम की तरफ से जो जद्दोजहद की गई, उसे दीगर ममालिक पर इल्ज़ामात डालकर जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बात इस बात को वाज़े करती है कि अवाम जब कभी भी अपने हुकूक के लिए खड़े होते हैं, तो वो चाहे जितना ही आमिर क्यों ना हो, जितना ही ताकतवर आमिर क्यों ना साबित कर रहा हो कि वो लोगों को गिरफ्तार कर सकता है, लोगों को चुन चुन कर मार सकता है, लोगों को कत्ल करने के अहकामात दे सकता है, चादर और चार दीवारी का एहतराम पैरों तले रोन सकता है, लेकिन उसके बावजूद जब अवाम खड़ी होती है तो अवाम बड़े से बड़े आमिर का बुत गिरा देती है। आज बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान के बुत गिराए जा रहे हैं, हसीना वाजिद के बुत गिराए जा रहे हैं, लेकिन ये अवामी ताकत के बलबूते पर हुआ है और अवाम ने इस बात को साबित किया है। दर हकीकत आइए ज़रा सा तारीख को गौर से देखें तो आपको बड़ी अहम इंकशाफात सामने आएंगे। सिर्फ एक माह हुआ है उस आर्मी चीफ को ओहदा संभाले हुए जो कि हसीना वाजिद के बहुत करीबी समझा जाता था। सन 2009 से अब तक हसीना वाजिद मुसलसल इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, और इस इक़्तिदार के दौरानिए के अंदर आप ये देखिए कि उनके तमाम करीबी ओहदों पर यानी कि बहुत अहम फौजी ओहदों पर वही शख्स रहा कि जिसने सिर्फ एक महीना गुजरा था कि उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था, उसके तख्त को उलट कर रख दिया। दर हकीकत इसी जमान साहब यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जमान, जो कि इस वक्त बांग्लादेश की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अगर उनके तारीखी पस मंज़र को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1967 में पैदा होने वाला ये शख्स ताकतवर तरीन कैसे बना, और इसकी बेगम यानी कि इसकी अगर आप बीवी को देखें जिसका नाम सारा नाज है, उसके वालिद यानी कि इसके ससुर मोहम्मद तफीज़ुर रहमान जो है 1997 से लेकर सन 2000 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा इसके लिए नया नहीं था, मगर हुआ ये कि सिर्फ एक माह के अंदर ही उसे समझ में आ गया कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। बांग्लादेश की तारीख को अगर उठा के देखिए कि 1971 में इंडियन
इंडिया, और जब इंडिया का बहुत ज़्यादा असर व रसूख बढ़ा और उसके बाद जब 1971 के अंदर बांग्लादेश का क़याम अमल में आता है, तो उसके बाद से वहाँ हुकूमती अदवार को देखें तो वहाँ पर जमहूरियत कम वक्त के लिए रही है और वहाँ पर आमरीत ज़्यादा वक्त के लिए रही। अगर आप आमराना दौर को देखें तो 15 साल बराह रास्त वहाँ पर फ़ौजी हुकूमत रही, और हसीना वाजिद के अगर 20 साल इक़्तिदार को भी देखा जाए तो वो भी किसी आमराना दौर से कम नहीं था। वहाँ पर आमरीत बहुत ज़्यादा पनपती रही। अगर आप देखिए कि 1971 से लेकर 1975 तक वहाँ पर शेख मुजीब की हुकूमत रही, और फिर वहाँ पर फ़ौजी बगावत होती है। ऐसी बगावत होती है कि शेख मुजीब को कत्ल कर दिया जाता है, उनके पूरे ख़ानदान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। हसीना वाजिद जो कि 1947 में, उस वक्त के जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना और पाकिस्तान की आज़ादी का साल था, उसी वक्त पैदा हुई, उस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं थी, इसलिए बच गई। और उसके बाद 1975 के बाद 5 साल 1981 तक अगर आप देखिए, यानी कि 5 साल 1981 तक वहाँ पर ज़ियाउर रहमान साहब फ़ौज का इक़्तिदार उनके पास रहा। उसके बाद 1981 से लेकर 1990 तक, यानी कि ज़ियाउर रहमान का कत्ल कर दिया जाता है 1981 से 1990 तक, फिर वहाँ पर फ़ौज रहती है और हुसैन मोहम्मद इरशाद वहाँ पर हुक्मरान रहते हैं। फिर 1991 में एक वहाँ पर मुजाहिरे शुरू होते हैं, और मुजाहिरों के बाद वहाँ पर इंतखाब का अमल आता है और खालिदा ज़िया वहाँ पर वज़ीर आज़म बनती है। 1996 में फिर इंतखाब होता है और हसीना वाजिद को इक़्तिदार मिलता है, और हसीना वाजिद के इक़्तिदार के बाद फिर दोबारा वक्त दोहराता है, और उसके बाद फिर 2001 में इलेक्शन होते हैं और खालिदा ज़िया बनती है। उसके बाद एक अबूरी हुकूमत कायम होती है, और उसके बाद सन 2009 से लेकर अब तक, यानी 2024 तक वहाँ पर हसीना वाजिद की हुकूमत रहती है। हसीना वाजिद ने वहाँ पर अपने मुखालफत में होने वाली हर आवाज़ को दबा दिया। उसने वहाँ पर जमात इस्लामी हो या फिर नेशनलिस्ट पार्टी जो कि खालिदा ज़िया की थी, उन सब लोगों को चुन चुन कर न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि अक्सर लोगों को फांसी की सज़ाएँ भी सुनाई गई। लेकिन ज़ाहिर है आमराना दौर ज़्यादा देर नहीं रहता। उन्होंने वहाँ पर अपोजिशन का हर सूरत में गला घोंटने का फ़ैसला किया। कहा जाता है कि बहुत सारे जज वहाँ पर हसीना वाजिद की मर्ज़ी से ही फ़ैसले देते थे, और फ़ौज में भी उनका असर व रसूख अपनी हदों को छू रहा था। वहाँ पर कोई भी मुखालिफ अगर आवाज़ उठाता था तो उसे पाकिस्तानी कहकर, उसे रज़ाकार कहकर उसे वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया जाता था। हमेशा ये हुआ कि जिस किसी ने भी हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उसे पाकिस्तानी एजेंट करार देकर वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता। अभी भी जो मुजाहिरे शुरू हुए, उन मुजाहिरों में बार बार हसीना वाजिद ये कहती रही कि इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से, लेकिन ये मुजाहिरे अवाम ने किए थे, और अवाम ने ख़ास तौर पर कोटा सिस्टम की मुखालफत में किए थे। यूँ तो कोटा सिस्टम ज़ाहिर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में भी नाफिजुल अमल है, लेकिन कोटा सिस्टम पर ही शायद एनक्यूएम का क़याम अमल में आया था, और आज भी कोटा सिस्टम की आवाज़ पाकिस्तान के अंदर भी आती है। लेकिन वहाँ पर जो मुजाहिरे हुए, उन मुजाहिरों ने वक्त को बदल कर रख दिया, और इन मुजाहिरों की शिद्दत हसीना वाजिद ना ला सकी और मुल्क से फरार हो गई। हसीना वाजिद के इस पूरे दौरानिए को अगर गौर से देखा जाए तो कहा जाता है कि हसीना वाजिद ने शायद वहाँ पर बहुत सारी माशी तरक्की की हो, लेकिन उनका झुकाव भारत की तरफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में इस बारे में वाज़ेह तौर पर आपको बताया था कि एक अहम मुआहिदा जो कि एक डैम बनने का था, जिसका प्रोजेक्ट तकरीबन $1 अरब का था, वो चीन से नेगोशिएशन, यानी चीन से बांग्लादेश की बातचीत चल रही थी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में उन्होंने भारत को दे दिया। चीन का दौरा मंसूख करके वो भारत चली गई। ये बात इस खत्ते में बहुत सारे लोगों को पसंद भी नहीं आई थी, और उसके बाद भारत ने ये ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश चीन से भी ज़्यादा उस भारत को रखता है, और बांग्लादेश के अंदर भारत का असर रसूख बहुत ज़्यादा है। इसीलिए खालिदा ज़िया ने 45 मिनट में अगर कहीं भागने की कोशिश की, और अगर उसे किसी ने पनाह दी, तो वो भारत है। और यही भारत है कि वो जो बार बार ये मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। दर हकीकत इस तरह कहकर वो अवामी तहरीक को, यानी कि जो अवाम की आवाज़ है, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब जो मौजूदा वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिन्होंने इस वक्त इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया है, उन्होंने अबूरी हुकूमत का ऐलान किया है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये अबूरी हुकूमत किसी जमहूरी हुकूमत की तरफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।
عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش اور پاکستان کی تاریخ میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ عبوری حکومت کا دعویٰ کیا گیا، لیکن وہ عبوری حکومت بعد میں بہت لمبے عرصے تک ایک فوجی ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آتی رہی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اب جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، جن کسی کی بھی نظر ہے، وہ نظر اس بات پر ہے کہ جمہوری حکومت وہاں پر قائم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حسینہ ماجد کے جس نے وہاں پر آمرانہ دور کی ایک بڑی طویل بنیاد رکھی، اسے ہٹا کر وہاں پر جمہوریت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اب بہت سارے لوگ وہاں کا موازنہ پاکستان کے حالات سے بھی کر رہے ہیں۔ افواہیں یہ آ رہی تھی کہ جناب شاید پاکستان میں عبوری حکومت ہوگی، لیکن اب عبوری حکومت ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں۔ دیکھیے دونوں جگہوں پر بہت واضح طور پر فرق ہے۔ وہاں پر حسینہ ماجد کا 1% شو تھا، یعنی کہ ایک ہی خاتون تھی کہ جو کہ وہاں پر تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہی تھی، اسی لیے اس کو آمرانہ نظام قرار دیا جا رہا تھا۔ پاکستان میں اس وقت ایک ہائیبرڈ نظام موجود ہے۔ ہائیبرڈ نظام کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت موجود ہے ان کے اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے درمیان تعلقات بے حد مضبوط ہیں۔ اس وقت براہ راست پاکستان کے اندر مقتدرہ قوتیں یا پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ بات ضرور کہی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بہت بڑی موومنٹس ہوگی تو کیا اس طرح کی تبدیلی آئے گی۔ اس کے اس وقت آثار نظر نہیں آ رہے۔ پاکستان نے اس وقت بہت ساری سیاسی جماعتوں کو سانس لینے کا موقع ضرور موجود ہے، لیکن بنگلہ دیش میں یہ سانس لینے کا موقع مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات کا موازنہ پاکستان کے حالات سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں پر ایک طویل دورانیے کی حکومت تھی اور پاکستان میں حکومتیں بار بار بدل رہی ہے، تو دونوں صورتحال میں فرق ہے۔ اور پاکستان میں ابھی ایسے حالات موجود نہیں ہیں کہ جس میں کہا جائے کہ جناب کوئی فوری طور پر عبوری حکومت قائم ہو جائے گی یا فوری طور پر اس طرح کا سسٹم ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ بنگلہ دیش کے حالات ہم سب کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جب کبھی بھی عوام اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہے تو وہ اپنا حق ضرور منواتی ہے، اور ہمیشہ عوامی انقلاب تبدیلیوں کا باعث بنتا ہے، لیکن اس تبدیلی کو بعض اوقات بعض عامل اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے لمبے عرصے تک کے لیے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں 1977 اور 78 کی کہانی کچھ اسی طریقے سے کہ جب اس وقت بھٹو کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی تو اس بھٹو کے خلاف تحریک کو ضیاء الحق نے کیپچر کیا، اور کیپچر کرنے کے بعد ایک بہت لمبا عرصہ ان کی حکومت رہی۔ یہی صورتحال پاکستان نے 1999 تک رہی، ایک حکومت کا آنا اور دوسری کا جانا وہاں پر پرویز مشرف کے اقتدار کا باعث بنا۔ بہت سارے لوگ اس صورتحال کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا آئندہ دنوں کے اندر پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے مبصر، بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے اخبارات، بہت سارا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تاحال فوری طور پر ہمارے جادوگرنی کے مطابق اس طرح کے آثار فی الحال فوری طور پر کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔